कि अगर साझेदारी का समापन हो गया, एंड हो गया, पानी गिर रहा है ऊपर से, छत टपक रही है भैया, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं। तो अगर साझेदारी का समापन हो गया, ठीक है, तो हम किस प्रकार से खातों का भुगतान करेंगे? सबसे पहले एसेट्स को बेच दो। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी चीजें पड़ी हुई बिजनेस में, सब के बदले में पैसा इकट्ठा कर लो। पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा आने के बाद हम कहेंगे पहले बाहर के लोग आ जाओ, जो हैं ये पकड़ो भी, अपने पैसे ले जाओ सारे। फिर देखेंगे हमारे पास पैसा फिर बच गया, फिर हम कहेंगे अपना पैसा लेने से पहले भी हमारे में से कोई ऐसा बंदा है जिन्हें कुछ अलग पूंजी के अलावा, कैपिटल के अलावा पैसे दे रखे हैं लोन, तो उनका पेमेंट कर दो। फिर कुछ बचता है तो वो साझेदार आपस में अपनी कैपिटल बांट लेंगे। फिर भी कुछ बचे तो इसका मतलब है उसको साझेदार लाभ हानि के अनुपात में, जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो होती है, उसमें बांट लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? पार्टनरशिप का हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय का समापन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। साझेदारी व्यवसाय का समापन किस प्रकार से हम करेंगे, आज की क्लास हमारी इस टॉपिक पर चलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मेनली क्या जानेंगे कि साझेदारी का जो समापन है उसका मीनिंग क्या है, साझेदारी का जो डिसोल्यूशन होता है उसका क्या अर्थ है, वो कब किया जाता है और उसका क्या परिणाम होता है, किस प्रकार से खातों का निपटारा हम करते हैं। आज की क्लास में हम ये सब जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। क्या मतलब होता है? समापन। समापन का मतलब होता है खत्म करना, वाइंडिंग अप कर देना, बंद कर देना बिजनेस को। तो साझेदारी व्यवसाय को बंद कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय को बंद करने के अर्थात समापन करने की कौन कौन सी विधियां हैं या कौन कौन से तरीके हैं या किन परिस्थितियों में बंद किया जाता है, वो बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, मान लीजिए कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। ठीक है, और तीनों पार्टनर ने साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। अब होता क्या है कि तीनों के तीनों पार्टनर कहते हैं कि भाई हमने बहुत साल हो गए बिजनेस करते हुए, अब हम बूढ़े हो गए या हमें कोई और इच्छा है। मतलब कहने का ये हुआ कि अपने मन से जब साझेदार ये कहें कि अब हम चाहते हैं कि अपना बिजनेस आगे ना करें, इसको बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी डिसोल्यूशन, ऐच्छिक समापन, अपनी मर्जी से व्यवसाय को बंद कर देना। तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों पार्टनर एग्री तो बिजनेस आपका क्लोज हो जाएगा, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस से क्लोज्ड, बंद हो गया, समझ गए? और देखिए, अगर मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर हैं, इसमें से मान लीजिए ये तीनों के तीनों जो पार्टनर हैं, इन्होंने कहा था कि हम जो बिजनेस करेंगे वो हम करते हैं कि भाई मान लीजिए चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक हम रोड बनाएंगे। रोड बनाने का एक ठेका ले लिया इन्होंने। चंडीगढ़ से पंचकुला तक का रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों ने ले लिया। जैसे ही ये रोड बन के कंप्लीट हो गया, समझ लो इनका एग्रीमेंट पूरा, इनकी साझेदारी खत्म। समझ गए? इस तरह से व्यवसाय बंद हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट, किसी स्पेशल उद्देश्य के पूरा होने पर भी साझेदारी व्यवसाय का अपने आप समापन हो जाता है। अगला पॉइंट, मान लीजिए ए, ठीक है, बी और सी तीनों पार्टनर हैं। तीनों ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम 5 साल के लिए और कोई भी बिजनेस करते हैं। ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोई ईंटों का भट्ठा खोलते हैं, ठीक है, कोई और बिजनेस करते हैं, जो भी इनकी मर्जी है। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए कोचिंग सेंटर खोला, और तीनों ने कहा कि हम 5 साल तक ये बिजनेस करेंगे। तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे, इनका बिजनेस अपने आप क्लोज हो जाएगा, बंद। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बिजनेस खोला गया था, अगर वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए तो भी बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ गए? और देखिए, मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, इनमें से बी जो है ये एक्सपायर हो गया, तो अब कौन बचा? सिंगल पार्टनर, एक आदमी। और एक आदमी अगर है बिजनेस में तो वो तो पार्टनरशिप है ही नहीं।
तो इसका मतलब है, क्योंकि उसके लिए तो कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे कि भाई ये तो मतलब एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि भाई कानून की दृष्टि में अपने आप ही बिजनेस से बंद हो गया। और देखिए, मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टनर हैं या सी भी पार्टनर है, इनमें से क्या है कि बी और सी, या यूं मान के चले कि इनमें कोई भी इन्होंने इलीगल वर्क काम करना शुरू कर दिया बिजनेस में। इनका उद्देश्य था कि हम कोचिंग सेंटर चलाएंगे, या इनका उद्देश्य है कि हम मेडिकल शॉप खोलेंगे एक, ठीक है, दवाइयों की दुकान खोलेंगे मार्केट में। लेकिन इन्होंने ड्रग्स बेचनी शुरू कर दी, ड्रग्स मतलब इलीगल ड्रग्स जिसको हम नशे के लिए यूज करते हैं, वो चीजें बेचनी शुरू कर दी। कोई दारू बेचनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलीगल हो जाएगा। तो बिजनेस अगर इलीगल है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, मतलब सरकार उसको बैन कर देगी, बंद कर देगी। तो इस तरह से बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ केसेज जिसमें बिजनेस किस प्रकार से बंद होता है, वाइंडिंग अप होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो वो जो सरकार बंद कर दे, अगर कोई इलीगल वर्क किया सरकार बंद कर देगी। एक वो जो अपनी मर्जी से सब कायदे बंद कर लेते हैं, बहुत हो गया। एक वो ना तो तुम चाहते ना सरकार चाहती, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी थी बिजनेस की कि अपने आप बिजनेस से बंद हो गया। जैसे आपके बिजनेस का उद्देश्य पूरा हो गया। आपने कहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि हम स्कूल के लिए एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनाएंगे। अब बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, तो आपका एग्रीमेंट खत्म, तो आपकी साझेदारी खत्म। आपने कहा रोड बनाएंगे, एग्रीमेंट खत्म, मतलब जैसे काम खत्म साझेदारी खत्म। समझ गए। एक होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तुमने एग्रीमेंट किया है रिटर्न में कि हमारा जो साझेदारी व्यवसाय है उसको हम 3 या 4, 2, 3 जितना भी टाइम तुम्हारा मन था उतने टाइम तुमने बिजनेस को चलाया, तो वो बिजनेस तुम्हारा बंद हो गया, ठीक है। टाइम पूरा हो गया तो बिजनेस से बंद हो गया, ठीक है। तो ये था भाई वॉल्यूम, ये था कि साझेदारी का समापन किस प्रकार से किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो आपको पता चल गया होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब लेते हैं हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लेंगे हम, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि अगर साझेदारी का समापन हो गया, एंड हो गया, पानी गिर रहा है ऊपर से, छत टपक रही है भैया, लेकिन कोई नहीं, चलते। तो अगर साझेदारी का समापन हो गया, ठीक है, तो हम किस प्रकार से खातों का भुगतान करेंगे, मतलब क्या तरीका अपनाएंगे। आप खुद सोच के देखिए। मान लीजिए आप 2 भाई हैं और दोनों भाई ने या 2 दोस्त हो, आपने कोई दुकान शुरू करी, कोई शोरूम शुरू किया, ठीक है, और आपका बिजनेस आपने कह दिया बंद करते हैं, तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सारी एसेट्स को बेच दोगे, ठीक है, और पैसे ले लोगे। फिर पैसे तुम्हारे पास आ गए, उस पैसे से तुम क्या करोगे, अब भुगतान शुरू करोगे। सबसे पहले मान लीजिए मैं को मेरी पूंजी दो, दूसरा दोस्त के मेरी दो, तो हम कहेंगे नहीं, सबसे भैया पैसे रखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे कि हमारे में पैसे कौन कौन लोग मांगते हैं हमारे अलावा, तो इसका मतलब बाहर के लोग, एक्सटर्नल लोग, आउटसाइडर। तो सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा, और उसके बाद खुद की लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद भी कुछ बच जाए तो खुद की कैपिटल का भुगतान किया जाएगा, और इस तरह से हमारा भुगतान बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए अगला पॉइंट हम करते हैं कि साझेदारी की समाप्त जब एंड होता है तो उस कंडीशन में हम खातों का निपटारा किस प्रकार से करेंगे। देखिए ध्यान से, ठीक है। साझेदारी का समापन होने पर मैंने अभी आपको बताया कि हम किस प्रकार से करेंगे निपटारा, किस प्रकार से। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा। तो ऑल एसेट्स जितनी भी है आपके पास है वो सोल्ड, वो बेच दी जाएगी, समझ गए, और पैसे ले लिए जाएंगे। इसके बाद में लिस्ट तैयार की जाएगी और देखा जाएगा कि आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है, उनको पैसे दे दो। इसका मतलब इसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटी का भुगतान, आउटसाइडर जो लायबिलिटी है उसको पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद भी अगर पैसे बच जाएं तो उसके बाद साझेदार कहेंगे कि हमने भी कोई पैसा उधार दे रखा है। इसका मतलब है पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन का भुगतान कर दिया जाएगा। और पार्टनर का लोन देने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो साझेदार कहेंगे कि हमने जो पैसे लगा रखे हैं अब वो हम ले लेते हैं, मतलब कैपिटल। तो इसका मतलब है इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की पूंजी का भुगतान कर दिया जाएगा। समझ में आएगी बात। इसका मतलब है क्या, इसमें कुल 4 ही तो पॉइंट हैं। सबसे पहले एसेट्स को बेच दो, इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी चीजें पड़ी हुई बिजनेस में सब के बदले में पैसा इकट्ठा कर लो। पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा आने के बाद हम कहेंगे पहले बाहर के लोग आ जाओ, जो हैं
ये पकड़ो भी अपने पैसे ले जाओ सारे। फिर देखेंगे हमारे पास पैसा फिर बच गया, फिर हम कहेंगे अपना पैसा लेने से पहले भी हमारे में से कोई ऐसा बंदा है जिन्हें कुछ अलग पूंजी के अलावा, कैपिटल के अलावा पैसे दे रखे हैं लोन, तो उनका पेमेंट कर दो। फिर कुछ बचता है तो वो साझेदार आपस में अपनी कैपिटल बांट लेंगे। फिर भी कुछ बचे तो इसका मतलब है उसको साझेदार लाभ हानि के अनुपात में, जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो होती है उसमें बांट लेंगे। इस तरह से हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना पैसा तुम्हारे पास आया था उतना ही तुम्हारे पास से जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना भाई। तुमने सारे कलेक्ट करके 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए तो 1 लाख का ही तो भुगतान करोगे, इससे ना कम ना ज्यादा, ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट था। तो अब क्या किया जाएगा, ये प्रोसेस समझ में आ गया। तो ये था प्रोसेस ऑफ पेमेंट, भुगतान करने की क्या प्रक्रिया रहेगी साझेदारी के समापन पे। तो सबसे पहले एसेट से इकट्ठी कर ली जाएगी, एसेट से पैसा इकट्ठा कर लिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा, कौन सी, आउटसाइडर लायबिलिटी। उसके बाद इंटरनल लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स के लोन वगैरह, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को दे दिया जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना, अगर पार्टनर एक ए है और एक बी है, अगर ए ने लोन दे रखा है तो वो हो गया पार्टनर्स लोन, और बी मिसिज लोन, बी की घरवाली ने लोन ले रखा, बी की वाइफ ने लोन दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी नहीं है, बी की वाइफ है, उसको हम एज ए आउटसाइडर लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। समझ गए, ये बात याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट के लिए पेमेंट का। तो हम खाते कौन कौन से बनाएंगे, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, तो देखिए मैंने क्या, यही तो अकाउंट बनेंगे जो एसेट्स को बेचोगे और फिर जो आउटसाइडर लायबिलिटी को भुगतान करोगे, ठीक है, इनके लिए एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। अब से पहले बनता आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप समझ सकते हैं इसको कि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब बिजनेस का एंड होता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और रिवैल्यूएशन कब बनाया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। और रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी को, एसेट्स को बेच दिया जाता है और लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है। और रिवैल्यूएशन के अंदर किसी भी एसेट्स को बेचा नहीं जाता, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम जो इस पॉइंट इसको समझ लेंगे। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या करेंगे, इसके बाद है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अगला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट अकाउंट बन जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट अकाउंट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद में क्या बनेगा, सुनिए ध्यान से दोबारा। हमने जितनी भी एसेट्स से पैसा आया वो तो यहां ले लिया कि भाई मेरे पास इतना पैसा, मान लीजिए मेरे पास मैं कहूँ 1 लाख रुपए आ गए, बाहर के लोगों को मैंने 30,000 रुपये देने थे, तो मेरे पास 70,000 रुपये बच गए। यहां तक ये हो जाएगा सब रियलाइजेशन में। अब सबसे पहले मैं लोन अकाउंट का भुगतान करूँ, मान लीजिए लोन था 10,000 का, तो अब मेरे पास 60,000 रुपये बच गए, समझ गए। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का, तो मैं कैपिटल का भुगतान कर दूंगा, समझ गए। अब इसका मतलब है जो मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे मैं उसी का तो भुगतान कर रहा हूं। तो जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट जब बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बना लिया, तो लास्ट में मैं चेक करूंगा कि क्या मैंने सारा काम सही किया है। इसका मतलब है कि चेक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जितना पैसा आया था क्या मैंने उतना ही दिया है। तो इसका मतलब लास्ट में बनेगा हमारा कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें 2 साइडें होती हैं, पता है तुम्हें, जो पैसा आएगा वो इधर, जो पैसे जाएगा वो इधर, और वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए दोनों से। इस साइड का जितना टोटल है 1 लाख, इसका भी 1 लाख ही आना चाहिए, कोई बैलेंस इसमें नहीं आएगा। जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन ठीक है, उसी प्रकार से इसमें कैश अकाउंट और या बैंक अकाउंट बनेगा सबसे आखिर में। तो इसकी दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए, दोनों साइडें अगर इक्वल होंगी तो हम मान लेंगे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, समझ गए। क्योंकि इसमें बैलेंस शीट क्यों नहीं बनती, क्योंकि बैलेंस शीट का तो मतलब होता है बैलेंसेस जो हैं हमारे उनकी सीट,
लेकिन बिजनेस तो खत्म हो गया, तो बैलेंस शीट तो बचा ही नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि सारी एसेट्स को हमने बेच दिया है, सारी लायबिलिटी का भुगतान कर दिया है, जो भी पैसा था सब एडजस्ट कर चुके, हमारे पास कुछ नहीं बचा। समझ गए? तो ये था आपका अगला पॉइंट कि साझेदारी के समापन के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ पॉइंट। मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन, एक साझेदारी के समापन किन अवस्थाओं में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। तीसरा पॉइंट, साझेदारी के समापन पे कौन कौन से खाते बनते हैं, अर्थात खातों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है। समझ गए? अब शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत ही इजी पॉइंट है। इसमें मेन जो पॉइंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर बन गया तो सारा सब कुछ अकाउंट बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। समझ गए? तो आपको ये देखना है। अब मैं बताता हूँ आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनते हैं। और याद रखना, ये चौथा क्वेश्चन आज का, 4th क्वेश्चन, कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मोस्टली पेपर में आ जाता है कि ये फॉर्मेट बनाइए। तो करें शुरू। देखिए, मैं बताता हूँ आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट लिखा मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट ये वैसे ही बनता है भाई जैसे अब तक आपने रिवैल्यूएशन बनाया था, यहाँ रियलाइजेशन बना दो बस, और क्या है। ठीक है, ये लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, इसमें सुनिए ध्यान से मेरी बात। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी। समझ गए? बैलेंस शीट दी हुई होगी। बैलेंस शीट में क्या क्या मिलेगा? बैलेंस शीट पे यहाँ पे लायबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर, ठीक है, जैसे मान लीजिए AB पार्टनर है तो एज लोन, बैंक लोन और कैपिटल किसकी? A की और B की। इस तरह से ये तो ये साइड। ठीक है, अब देखिए राइट साइड में क्या मिलेगा, कैश या बैंक। ठीक है, डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इस तरह से ये मिल जाएगा और इसका टोटल दोनों बराबर है। ये पॉइंट आपको गिवन है। अब देखिए आप कि किस प्रकार से इसको करेंगे। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बैलेंस शीट देखनी है। और अकाउंट कौन कौन से बताए थे मैंने? एक बताया था मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एक बनाया था मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक बताया था मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाया था मैंने कैश या बैंक अकाउंट। समझ गए? ये बताए थे। तो एक बात समझो आप, कैश या बैंक तो कैश बैंक में जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और पार्टनर्स का लोन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अकाउंट आपने बनाने हैं इसके अलावा 3 अकाउंट, इन 3 पॉइंटों को छोड़ दीजिए। एज लोन छोड़ दीजिए क्योंकि ये लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कैपिटल में जाएगा। समझ गए? और कैश को छोड़ दीजिए क्योंकि ये कैश में चला जाएगा। इन 3 पॉइंटों को आप छोड़ देंगे, याद रखना ये बात। ठीक है, इसके अलावा जो भी कुछ दिया हुआ है, अब वो सब कुछ ये इन 3 पॉइंटों को छोड़कर हर पॉइंट जितने भी हैं शुरू से लास्ट तक, वो सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है। ठीक है, 3 पॉइंटों को छोड़ दो जिनका तुम्हें अकाउंट बनाना है। अब आएंगे कैसे? सबसे पहले इधर जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू पे लिखा हुआ है उसको आप इधर ले लीजिए, और जो लायबिलिटी साइड में लिख रखे हैं उनको उधर ले लीजिए एट बुक वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मेट को? टू ऑल एसेट्स। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे एट ए बुक वैल्यू। किसके ऊपर आ जाएगा ये? बुक वैल्यू, ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, टू ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लिख दोगे तुम, जब क्वेश्चन करोगे तो स्टॉक, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, जितने रुपए की लिखी हुई है उतने रुपए की इसमें आ जाएगी, और टोटल यहां लिख देंगे। आगे समझ में कोई डाउट है तो बताइए आप। ठीक है, अगला पॉइंट इधर के ले लीजिए। इधर वाले क्या हैं? क्रेडिटर और बैंक लोन जो भी हैं, इधर लिखेंगे
बाई ऑल लाइबिलिटी एट ए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर जो भी लाइबिलिटी है वो आ जाएगी, जैसे बैंक, लोन, क्रेडिटर वगैरह, और यहाँ लिख देंगे टोटल करके, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, समझ गए। कई बार डेटर में एडजस्टमेंट दी हुई होती है, कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से, लिखा मिलेगा डेटर 50,000 रुपये लेस प्रोविजन 5,000 रुपये, बाहर मिलेगा 45,000 रुपये। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, मैंने कहा ऑल एसेट्स, तो जब तुम यहाँ पे डेटर लिखोगे तो तुमने कंफ्यूज नहीं होना, बुक वैल्यू का मतलब ये 45 नहीं है, ये 50 है, तो आप यहाँ पे 50,000 रुपये दिखाओगे, क्लियर। और जो फिर यहाँ पे लेस प्रोविजन, लेस का मतलब है कि ये अपोजिट साइड में है, इधर है, और इधर वाला पॉइंट तो तुम्हें पता है उधर जाएगा, उधर का मतलब यहाँ आएगा। तो यहाँ जब लिखोगे तो यहाँ अलग से दिखाओगे तुम, बाई प्रोविजन ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी बैड डेट्स है कुछ भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर हो गया पॉइंट। तो सबसे पहला कितना आसान पॉइंट है, ठीक है, पानी गिर रहा है भाई, छत टपक रही है, ठीक है, इसके अपने आनंद है, लो तुम भी। तो क्या है कि सबसे पहला काम, हम जितनी भी एसेट्स हैं उस सब को उधर ट्रांसफर कर लेंगे और सारी लायबिलिटी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, समझ गए। अब बैलेंस शीट खत्म, बैलेंस शीट को हमने नहीं देखना क्योंकि सब कुछ तो लिख चुके। अगला काम, अब नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, ठीक है, कि भाई एसेट्स को बेचा, स्टॉक से इतने रुपए मिले, डेटर से इतने रुपए मिले, लायबिलिटी को इतने का भुगतान किया गया, इस तरह से आपको नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होंगी पॉइंट्स की काफी, ठीक है। तो उसका क्या करना है, अब आपने जितनी भी एसेट्स हैं आप क्या करोगे, अब देखिए ध्यान से, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, आप समझो इनकम इधर, नुकसान इधर। इनकम का मतलब है एसेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा, इधर ले लो, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगला आगे है, मान लीजिए तुम्हारे पास 5 एसेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं यहाँ पे, टोटल 5 एसेट्स हैं, ठीक है, जो तुमने लिखे हैं। इसने कहा कि एसेट्स को बेच के ये अमाउंट मिली, तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, पैसा आ गया ना, बाई कैश अकाउंट, ठीक है। ये तो फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, तो लिखेंगे एसेट्स सोल्ड, क्या लिखेंगे, एसेट्स सोल्ड, एसेट्स बेच दी भी हमने, समझ गए। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो ये थोड़ा लिखोगे एसेट्स सोल्ड, क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे नाम आ जाएगा, डेटर इतने रुपए में, स्टॉक इतने रुपए में, और फर्नीचर इतने रुपए में बेच दिया, टोटल करके लिख दोगे, ठीक है। 3 एसेट्स का नाम आया और वो लिख दिया तुमने, समझ में आ गई। अब मान लीजिए इन एसेट्स को तो तुमने बेच दिया, एक एसेट्स ऐसी है फर्नीचर, जो बड़ा अच्छा फर्नीचर था, ए और बी 2 पार्टनर हैं, बी ने कहा कि भाई ये जो फर्नीचर है ये मुझे दे दो, जितने में हम बेचेंगे वो पैसे मैं दे दूंगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे पैसा अगर आ जाता तो हम लिख देते फर्नीचर बाई कैश, पैसा तो आया नहीं, अब किससे लेना हमने पैसा, पार्टनर से, तो पार्टनर्स का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ए है तो एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ब्रैकेट में देंगे फर्नीचर टेकन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट्स टेकन, ठीक है। अगर कोई एसेट से पार्टनर के द्वारा ले ली जाए तो वो आ जाएगी इसमें, समझ गए। तो क्या पॉइंट क्लियर किया मैंने, कि जितनी भी एसेट्स थी उसमें जिसको बेचा गया वो तो आ गया कैश, जिसको किसी पार्टनर ले लिया वो आ जाएगा पार्टनर, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया वो नहीं आएगा, उसको नहीं लिखना। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ट्रेड इन्वेस्ट, मान लीजिए ये है ट्रेडमार्क और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो इसका मतलब सीधा सही है, इसके बदले में तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, ना 100 रुपये 50 रुपये कुछ भी नहीं मिला, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, शून्य है, ठीक है, वैल्यू लेस है ये, तो यहाँ पे कोई भी उसकी अमाउंट नहीं आएगी, क्लियर हो पॉइंट। तो जो एसेट्स दे रखी हो उसको किस तरह से बेचा वो ले लो, पार्टनर लिया वो ले लो, जिसके बारे में कुछ नहीं करके उसको छोड़ दो, ठीक है। अब इनके अलावा एक काम और भी हो सकता है, कोई एसेट्स वो भी तो हो सकती है, एडजस्टमेंट दे दिया कि यहाँ पे एक ऐसी एसेट्स है जिसको हम बोलते हैं अनफोर्सीन, मतलब जो हमें पता नहीं था, ठीक है, जो छुप गई थी या हमें बाद में पता चला कि एक ऐसी एसेट्स है जिससे 1000 रुपये मिले, एन रिकॉर्डेड एसेट्स, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था उससे 1000 रुपये मिले, तो पैसे मिले कि नहीं मिले, तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे एन रिकॉर्डेड एसेट से सोल्ड और पैसे आ जाएंगे इसमें, समझ गए। तो इस तरह से पॉइंट हो, ये था भी फॉर्मेट, क्लियर। अब ले लीजिए ये तो लायबिलिटी, ये एसेट्स, अब पहला हमने क्या किया, सारा पैसा इकट्ठा कर लिया,
अब जब पैसा इकट्ठा हो गया हमारे पास तो अगला काम क्या करेंगे हम, अब हम लायबिलिटी का भुगतान करेंगे। लायबिलिटी कहाँ है हमारे पास, ये रही आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। इसका हम भुगतान, मान लीजिए 2 पॉइंट हमारे पास में, एक है क्रेडिटर और एक है बैंक लोन। मान लीजिए क्रेडिटर की वैल्यू 10,000 रुपये है और बैंक लोन की वैल्यू 20,000 रुपये है, समझ गए। क्वेश्चन में कहता है क्रेडिटर को 9,000 का भुगतान कर दिया, तो पहले तो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, लायबिलिटी का इधर भुगतान कर दोगे तो टू कैश अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगी लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी का भुगतान किया गया। जैसे एसेट्स सोल्ड, एसेट्स बेची गई, लायबिलिटी का भुगतान किया गया। लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो ये कैश लिख के ये थोड़ी लिखोगे तुम, क्वेश्चन करके क्या लिखोगे, लिखोगे क्रेडिटर 9,000 भुगतान कर दिए और बैंक लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो जैसे एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, तुमने छोड़ दिया था कि उसको नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना ये बात, ये पॉइंट, ये बात जो है लायबिलिटी पे लागू नहीं होगी। मतलब जिस लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में जो कहा गया है आप वो पॉइंट लीजिए, और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है उसको एज इट इज उठा लीजिए। बैंक लोन यूं का यूं, बैंक लोन पूरे के पूरे 20,000 रुपये दिए जाएंगे, यहाँ पे 29,000 रुपये आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि तुम तो बैंक को देना भूल सकते हो, बैंक आएगा कहेगा मेरे पैसे निकालो, ठीक है। तो इसका मतलब है आउटसाइडर लायबिलिटी आपने जरूर देनी है, ठीक है। और उसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है जिसका भुगतान किया गया तो वो भी आ जाएगा। और उसी तरह से अगर किसी एसेट्स लायबिलिटी का भुगतान करने का दायित्व किसी पार्टनर ने ले लिया, देखो हमने क्रेडिटर का भुगतान किया तो यहाँ लिख दिया टू कैश, बैंक का भुगतान किया लिख दिया टू कैश, ठीक है। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले ले तो पैसा भुगतान तो नहीं किया ना हमने पैसा उस पार्टनर को देना है, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटी टेकन, जो भी लायबिलिटी इसने ली है, क्रेडिटर लिए तो क्रेडिटर टेकन, और इस तरह से आगे समझ में। और ये पॉइंट हम लिख देंगे, समझ में आ गया कितना इजी पॉइंट है। आप देखिए ध्यान से, ठीक है, कि जो एसेट, सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे इधर ले लो, सारी लायबिलिटी को इधर ले लो, मतलब यहां ले लो। अब छोड़ दो इसको, अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ। जिस भी एसेट्स को बेचा है उससे बाई कैश पैसे ले लो, जिस एसेट्स को पार्टनर ले लिया उसका पार्टनर का नाम लिख दो, जिस एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया उसको छोड़ दो। अब लायबिलिटी के बारे में कहा गया तो पेमेंट कर दो, नहीं कहा गया तो जरूर पेमेंट करो, याद रखना ये बात, ठीक है। और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले ली तो पार्टनर, जैसे एसेट्स ली तो पार्टनर का नाम एसेट टेकन, लायबिलिटी ली तो पार्टनर का नाम लायबिलिटी टेकन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब जब भी डिसोल्यूशन किया जाता है तो हम कुछ संपत्तियों को बेचते हैं, बेचने के लिए दुनिया भर के हमें काम करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, ग्राहकों को बैठाना पड़ता है, चाय पानी पिलानी पड़ती है, तो खर्चा होता है, उसको बोलते हैं वसूली एक्सपेंसेस, वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और खर्चा है तो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए इस सारे काम में 1,000 रुपये का खर्चा हुआ रियलाइजेशन का, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये। समझ में आ गया पॉइंट। और अब उसी तरह से इसका टोटल कर दीजिए, मान लीजिए इसका टोटल आ गया 1 लाख और इधर भी 1 लाख, इसका सबका टोटल मान लीजिए 30,000 रुपये या 50,000 60,000 रुपये, तो 40,000 बच गया, ये बच जाएगा आपका प्रॉफिट। तो इसको लिखेंगे टू, जैसे रीवैल्यूएशन में करते थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी जो भी उनकी रेशियो है बराबर बराबर, तो बराबर बांट दो और खत्म कर दो इसको। समझ में आ गया कितना सिंपल पॉइंट है, समझ में आया पॉइंट। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बड़ा देसी अंदाज में, ताकि आपको हर बात क्लियर हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखिए कैसे। देखो ये आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है, आपने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ठीक है। सबसे पहले एसेट्स को इधर ले लो, ऑल एसेट्स, और लायबिलिटीज जो है उसको इधर ले लो। पॉइंट क्लियर। तो ये सारी एसेट्स आ गई, ऑल एसेट्स, ये ऑल लायबिलिटी आ गई। अगला पॉइंट, इस एसेट्स को अब की बार इधर ले लो, बेच दो, ठीक है, सेल कर दिया तो कैश आ जाएगा, पार्टनर ले लिया तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, समझ में आ गई। और इस लायबिलिटी को इधर ले लो, समझ में आ गई कितना इजी पॉइंट है, और तो कुछ है ही नहीं भाई। पहले एसेट्स इधर फिर उनमें से बेच दो, लायबिलिटी पहले इधर फिर इधर बेच दो या भुगतान कर दो, फिर जो जो पार्टनर की कह रखी कंडीशन ठीक है, बाकी खत्म, हिसाब किताब करके बराबर। ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है बहुत ही इजी वे में कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट
कैसे बनता है। ठीक है, सारा का सारा आप देख लीजिए। अब आपको बुक में जो फॉर्मेट दे रखे है वो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है। अब हम एक क्वेश्चन अगली क्लास में इसका कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट भी होगा, जिसके अंदर पार्टनर्स लोन भी होगा, जिसके अंदर कैपिटल भी होगा और बैंक भी होगा, ताकि आपको प्रोसेस पता चल जाए कि अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आप इस क्लास को देखिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। मुझे पता है किस टाइम पे क्या करवाना है मैंने। आप मेरी क्लास देखते जाइए, आपको कोई ट्यूशन किसी भी प्रकार के अलग से परेशानी कोई नहीं आएगी। आप बड़े रिलैक्स होकर सिलेबस को कवर कर पाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में कमेंट करिए, फ़ोन करिए, पूछिए। ठीक है, थैंक यू।